नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और जैसा कि आप जानते हैं हर रोज दोपहर को मैं अपना ये प्रोग्राम लेकर आता हूं सुप्रतिम से सुनिए। और अब एक ब्रेक के बाद इस सिलसिले की फिर से शुरुआत हो चुकी है। आज लगातार दूसरा दिन है जब मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं और आज जो कहानी जो वाकया मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं उसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले से। तो आइए शुरुआत करते हैं। फतेहपुर में एक लोकेलिटी है, नाम है ललौली। और ये ललौली लोकेलिटी का जो पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन की हद में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। ऐसे तो बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, लेकिन मैं जिस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ वो इस घटना से रिलेटेड है। तो इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में क्या हुआ, 20 जनवरी शनिवार, इसी साल की बात है, 20 जनवरी शनिवार मजदूर जब इस बिल्डिंग में पहुंचे तो उनको कुछ फाउल स्मेल महसूस हुआ, यानी कोई बदबू सी आई। तो चूंकि वो रोज़ वहाँ आ रहे थे, काम कर रहे थे, उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि यार ये स्मेल कहाँ से आ रही है। फिर उन्होंने अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का चप्पा चप्पा छानना शुरू किया और इस क्रम में, इस सिलसिले में जैसे ही उन्होंने जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड सीवर टैंक है उस टैंक में झांका, उसके अंदर ऐसे तो अंधेरा सा था लेकिन जब झांका तो मजदूरों ने देखा कि वहाँ किसी की लाश पड़ी है। ये देखते ही सारे मजदूर घबरा गए। किसी इंसान की लाश, वो भी सीवर टैंक जैसी जगह में, वहाँ से आती तेज़ बदबू। ये नॉर्मल डेथ का मामला नहीं था। मजदूरों को भी ये बात समझ में आ गई। उन्होंने फ़ौरन आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी और खबर पुलिस को भी दी गई। अब ललौली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने कुछ लोगों की मदद से उस लाश को सीवर टैंक से बाहर निकाला। ये तकरीबन 25-26 साल की एक महिला की लाश थी और उस लाश पर कपड़े का एक भी टुकड़ा नहीं था। यानी उस लाश को बिल्कुल नग्न करके बगैर कपड़ों के उस सीवर टैंक में डाला गया था और उस पर कई चोट के निशान थे, यहाँ तक कि गला घोंटे जाने के निशान थे। प्राइवेट पार्ट पर भी ब्रूटलिटी के निशान थे जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि इस महिला के साथ कत्ल से पहले ज्यादती हुई है, जोर ज़बरदस्ती की गई है और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। लेकिन ये महिला कौन है, कहाँ की रहने वाली है, इस सीवर टैंक में कहाँ से आई? किसी ने कातिलों को उसे इस सीवर टैंक में डालते हुए या उसकी हत्या करते हुए क्यों नहीं देखा? ये सारे सवाल पुलिस के सामने थे और पुलिस अब इस केस को सुलझाना चाहती थी। पुलिस ने आसपास के जितने उसके इन्फॉर्मर्स हैं, मुखबिर हैं, उनको पुलिस ने एक्टिवेट किया। पूछा कि भाई पता करो ये तस्वीर लाश की, उसने सर्कुलेट करवाई व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों के बीच में और ये ढूंढने लगी कि आखिर ये लड़की, ये महिला किस घर की है। तो इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली और पुलिस को पता चला कि ललौली थाना इलाके में जिस जगह पर ये लाश मिली थी वहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है, जिस गांव में ये लड़की रहती है, ये महिला रहती है। असल में वो गांव जो है उसके पीहर का गांव था, मायके का गांव था और ये जो महिला थी ये शादीशुदा थी। अब पुलिस को जब उसके मायके का पता चल गया, उसके गांव घर का पता चल गया, तो पुलिस की एक टीम फौरन उस गांव में पहुंची और उसके घर वालों से मुलाकात की। घर वालों से पूछा आपकी बेटी कहाँ है? तो बुजुर्ग माता पिता ने कहा कि हमारी बेटी तो तकरीबन हफ्ते भर से गायब है, हम बहुत परेशान हैं, हम ढूंढ रहे हैं, हमें वो मिल नहीं रही। तो पुलिस ने पूछा कि अगर इतने दिनों से गायब है तो आपने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई थाने में, कहीं कोई शिकायत? बोला नहीं, हम तो अपने ही तौर पे ढूंढ रहे हैं, हमने नाते रिश्तेदारों के यहाँ पूछा, ससुराल में उसके पूछा, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला, पता नहीं कहाँ चली गई, कब आएगी। तो ये बात सुनकर पुलिस बहुत हैरान हुई। पुलिस को ये भी बड़ा शॉकिंग लगा कि यार कोई परिवार अगर अपनी बेटी गायब हो जाए तो ऐसा कैसे कर सकता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म तक ना करे। लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग हैं और तरह तरह से वो रिएक्ट करते हैं। पता नहीं इन बुजुर्ग माँ बाप के दिलो दिमाग पर कौन सी बात थी कि उन्होंने पुलिस में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। तो जब पुलिस ने उनको वो डेड बॉडी की तस्वीरें दिखाई, फिर बाद में डेड बॉडी दिखाई, तो उन्होंने कन्फर्म किया कि हाँ ये उनकी ही बेटी की लाश है और वो बहुत दुखी हो गए। पुलिस ने पूछा कि भाई आपकी बेटी आखिरी बार घर से कब निकली थी और क्या आपकी बेटी शादीशुदा है? अगर शादीशुदा है तो उसका पति कहाँ है? तो घर वालों का ये कहना था कि उनकी बेटी की शादी हुए कुछ एक साल गुजर चुके हैं और पति जो है वो विदेश में रहता है, सऊदी अरब में, वहीं काम करता है, बीच बीच में आता जाता है। और हमारी बेटी तकरीबन 15 से 20 रोज़ पहले
अपने ससुराल से वापस मायके आई थी और तब से हमारे साथ ही रह रही थी। आखिरी बार बेटी को जिंदा देखने या बेटी के घर से बाहर निकलने के सवाल पर बुजुर्ग माता पिता ने ये कहा कि वो अपने घर से अकेली नहीं गई थी, लेकिन तकरीबन हफ्ते भर पहले उसे उसका देवर लेकर गया था। असल में जो हमारी बेटी है उसका जो देवर है उसका नाम है ननकू लोधी। तो वो ननकू जो है वो अपनी भाभी को लेने के लिए हमारे घर आया था और ये कहकर ले गया कि वो अपनी भाभी के साथ एक मेला पास में लगता है, वो मेला देखने जाना चाहता है। हमारी बेटी उस चीज़ के लिए राज़ी हो गई और वो ननकू के साथ चली गई। अब जब पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस ने सोचा कि ननकू की पद के बारे में जानकारी जुटाई जाए कि वो कहाँ है। इस बीच पुलिस ने घर वालों से पूछा कि जब आपकी बेटी घर नहीं लौटी, मेला देखकर रात भर वक्त गुजर गया, तो आपने ननकू से बात नहीं की। तो बुजुर्ग माता पिता का ये कहना था कि उन्होंने ननकू को फ़ोन किया था, लेकिन तब ननकू ने ये कहा कि उन्होंने हमारी बेटी को हमारे घर के बाहर ही ड्रॉप कर दिया था और इसके बाद वो चला गया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हमारी बेटी हमारे अपने घर के बाहर से कहाँ चली गई। तो ये एक एलिबी कह लें या कहानी कह लें या एक्सक्यूज़ कह लें, वो उस ननकू की तरफ से इस गायब महिला के बुजुर्ग माता पिता को दी गई थी या बताई गई थी। पुलिस ने जब ये बात सुनी तो पुलिस को समझ में आ गया कि ज़रूर इस बुजुर्ग माता पिता के साथ कोई खेल खेला जा रहा है और इनकी बेटी की हत्या करने में बहुत मुमकिन है कि ननकू का ही हाथ हो, क्योंकि ननकू ने जो आंसर इनको दिया है वो बहुत कंक्लूसिव नहीं है। मतलब उस आंसर पर, उस जवाब पर बहुत आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता। कोई अगर किसी को ड्रॉप करके चला जाए घर के बाहर और वो महिला नहीं मिले दोबारा, तो उस आदमी को भी उतना ही बेचैन और परेशान होना चाहिए जितना कि उसके घर के लोग हैं, वो भी तब जब वो खुद रिलेटिव है और देवर है। तो ननकू जो है एक तरह से शक के घेरे में आ चुका था। पुलिस अब ननकू तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन पुलिस जब ननकू के घर पहुंची, यानी इस महिला के ससुराल पहुंची, तो पुलिस को पता चला कि ननकू घर में नहीं है। वो तो पिछले 4-5 दिनों से कहीं गायब है, चला गया है। घर वाले कोई एड्रेस, कोई क्लू ननकू के बारे में नहीं दे पाए, ससुराल के लोग खासकर। अब पुलिस ने उसका मोबाइल फ़ोन का नंबर लिया, मोबाइल फ़ोन का नंबर लेकर उसे ट्रेस करने के लिए सर्विलांस पर लगाया, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रह गई क्योंकि फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। लेकिन चूंकि पुलिस के शक की सुई टिक गई थी ननकू के ऊपर, और ख़ासकर जिस तरह से ये आदमी गायब हो चुका था उस घटना के बाद, महिला की हत्या के बाद, पुलिस को यकीन हो चला था कि इस मर्डर में ज़रूर ननकू का हाथ होगा, देवर का हाथ होगा। तो पुलिस ने उसका CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया और फिर पुलिस ने उसको डीपली स्टडी करने की शुरुआत की। जिस रोज़ ये लड़की गायब हुई थी, यानी 20 जनवरी को लाश मिली, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन हफ्ते भर पहले उस लड़की को देवर लेकर गया था, तो समझ लीजिए कि 13-14 तारीख की बात होगी। पुलिस ने 13-14 तारीख और उससे पीछे एक तारीख से लेकर 13-14 तारीख में जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड है ननकू का, वो पुलिस ने बहुत गहराई से पढ़ना शुरू किया और पुलिस ने ये देखने की शुरुआत की कि ननकू की किन किन लोगों से बात हो रही थी और किन से फ्रीक्वेंटली बात हो रही थी। जब पुलिस ने इस एक्सरसाइज को कैरी किया, ये कोशिश आगे बढ़ाई, तो पुलिस को इसमें कामयाबी मिली। पुलिस को कुछ लोगों के बारे में पता चला जिनसे ननकू इस महिला को ले जाने से पहले लगातार बात कर रहा था, अपनी भाभी को ले जाने से पहले लगातार बात कर रहा था। ये लोग थे रोहित, शिवम, सोनू और इस तरह के कुछ एक और यंग लड़के जो उसी लोकेलिटी के रहने वाले थे। ननकू तो फरार था, लेकिन ये जो बाकी लोग थे ये अपने अपने घरों में पुलिस को मिल गए। पुलिस ने अब इन तीनों चारों लड़कों को उठा लिया और उनसे पूछताछ करने की शुरुआत की। पहले तीनों चारों लड़के अपने अपने तरीके से पुलिस को कहानी सुनाते रहे, लेकिन जब अलग अलग इन लड़कों से पूछा गया तो उनकी कहानी में झोल पुलिस को समझ में आया, यानी स्टोरी में डिस्क्रिपेंसीज जिसे कहते हैं, कमी नजर आई। तो जब पुलिस को लगा कि ये लड़के झूठ बोल रहे हैं, फिर पुलिस ने थोड़ी उनके साथ सख्ती की और सख्ती करते ही उन लोगों ने यह कबूल कर लिया कि वो जिस महिला की लाश सीवर टैंक में मिली थी उस महिला की हत्या उन्होंने ही की है। बल्कि उन्होंने न सिर्फ ये बात कबूल किया बल्कि ये भी बताया कि इस कत्ल में खुद ननकू भी शामिल है जो उस महिला का देवर है, और यहाँ तक कि उस महिला का जो जेठ है वो भी इस मर्डर में शामिल है। पुलिस ने पूछा कि क्या मामला है, तुम लोग क्या जानते हो, हमें डिटेल में ये सारी बात बताओ। तो रोहित, शिवम, सोनू नाम के ये जो सस्पेक्टेड किलर्स थे, इन्होंने पुलिस को ये बताया कि ननकू ने उन्हें अपनी भाभी की हत्या करने की सुपारी दी थी और भाभी की हत्या करने के बदले में 3 लाख रुपए देने का वादा किया था।
और इसी प्लानिंग के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। एडवांस के तौर पर, पेशगी के तौर पर ननकू ने, उस आदमी ने अपनी भाभी के कत्ल के लिए इन लड़कों को, कातिलों को 1 लाख रुपए की रकम दी भी थी, सौंपी भी थी। इसके बाद ननकू ने ही अपनी भाभी को उसके घर से मेला दिखाने के नाम पर अगवा किया था और फिर उसको लेकर आए थे उस खंडहर नुमा बिल्डिंग में जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहां पर कोई आता जाता नहीं है। फिर उस अर्धनिर्मित मकान में, अंडर कंस्ट्रक्शन वाली जो बिल्डिंग है, वहां पर ननकू भी मौजूद था। ननकू का बड़ा भाई जो इस महिला का जेठ है वो भी मौजूद था और ये 3-4 लड़के भी मौजूद थे जिन्हें कत्ल की सुपारी दी गई थी। तो एक अकेली महिला जिसे धोखे से उसके देवर ने अगवा किया और तकरीबन 6 से 7 लोग, इन सारे लोगों ने मिलकर, देवर ने भी और जेठ ने भी, उस महिला के साथ पहले ज्यादती की, उसका रेप किया, उसके साथ जुल्म ढाए और उसके बाद इन कातिलों के हवाले उस महिला को कर दिया। और इन कातिल लड़कों ने भी फिर उस महिला के साथ गैंगरेप जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया। और फिर इस तरह करने के बाद पहले गला घोंट कर इन लड़कों ने उस महिला की हत्या की। अब जब महिला के साथ इतना दुराचार हुआ, इतना शारीरिक उत्पीड़न उसका किया गया, तो जिस्म पर कपड़ों के होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो उस महिला का पहले इन्होंने गला घोंट कर हत्या की और फिर कोशिश की कि उसकी पहचान क्लियर ना हो पाए, उसकी लाश के बारे में किसी को पता न चले। तो इसीलिए उन्होंने लाश के सिर पर भारी पत्थर दे मारे, बोल्डर जैसी चीज़ें दे मारी, जिससे उसका सिर जो है बिल्कुल ख़राब हो जाए, कुछ कुचल जाए। और ऐसा करने के बाद उन्होंने फिर उस डेड बॉडी को उसी अर्धनिर्मित मकान के सीवर टैंक में डालकर ऊपर से ढक्कन लगा दिया। उनको पूरा यकीन था कि लाश वहीं सड़ गल जाएगी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। काफ़ी हद तक वो अपने इस इरादे में कामयाब भी रहे, क्योंकि तकरीबन हफ्ते भर का वक्त गुजर गया इस घटना को अंजाम देने के बाद। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे वक्त गुजरा, लाश सड़ने लगी और मज़दूरों को जब इस बात की भनक मिली तो मज़दूरों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर जाकर इस केस का खुलासा हुआ। पुलिस अब देवर, जेठ, देवर तो अभी तक पकड़ में नहीं आया है ननकू, लेकिन जेठ और बाकी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि एक महिला जो खुद उन्हीं के घर की इज्जत थी, उनके घर की बहू थी, देवर ने, जेठ ने मिलकर या पूरे ससुराल वालों ने मिलकर उस महिला की हत्या क्यों कर दी? वो भी तब जब वो महिला अपने मायके में थी, घर से बुलाकर अगवा करके, और वो भी तब जब उसका पति यहाँ भारत में है ही नहीं। तो इसके पीछे की कहानी जब पुलिस ने पता लगाई तो पुलिस को ये पता चला कि उसका पति जो सऊदी अरब में रहता है, उसे इस बात का शक था कि उसकी बीवी उसके पीठ पीछे किसी और के साथ इन्वॉल्व है, अफेयर में है। और इस बात को लेकर उस महिला के साथ उसके पति की अक्सर मोबाइल फ़ोन पर ही नोकझोंक हुआ करती थी, लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। तकरीबन 20-25 रोज़ पहले सऊदी अरब से एक बार जब उसके पति ने इस महिला को फ़ोन किया तो इस महिला के साथ उसी टॉपिक को लेकर उसकी बड़ी तीखी लड़ाई हुई और उसके बाद गुस्से में इस महिला ने अपना ससुराल छोड़ दिया और आकर अपने मायके में रहने लगी, जो फतेहपुर में ही है, और मायके में वो रह रही थी। लेकिन इस झगड़े के बाद उसका पति इतना गुस्सा हुआ कि उसके पति ने अपनी पत्नी की हत्या की जघन्य साजिश रची। उसने तय कर लिया कि अब वो अपनी पत्नी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसकी हत्या कर देगा। वो इतना गुस्से में था। फिर उसने इसके लिए अपने कज़न, छोटे भाई से बात की, ननकू से, और ननकू को राज़ी किया कि वो उसकी बीवी की हत्या कर दे। ननकू ने भी भाई के दबाव में कह लें या पैसों के लालच में कहें, इस बात के लिए हामी भर दी और हामी भरने के बाद उसने अपने जानकार कुछ लड़कों को इस साजिश में शामिल किया। उन्हें 1 लाख रुपए दिए, 3 लाख में सौदा तय हुआ, सुपारी दी गई और फिर इस हत्याकांड को उन लोगों ने अंजाम दिया। लेकिन हत्याकांड जितनी दुखद घटना है, जिस तरह से उस महिला को अगवा करके मारा गया, उससे भी ज़्यादा दुखद और अफसोस वाली बात यह है कि इन सारे के सारे कातिलों ने, खुद अपने लोगों ने, नाते रिश्तेदारों ने उस महिला के साथ मौत से पहले बहुत ज़्यादा ज़्यादती की, उसे बहुत सताया, उसके साथ गैंगरेप जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस ने इस मामले का खुलासा तो कर दिया है। पति को सऊदी अरब से लाने की यूपी पुलिस कोशिश कर रही है। आज नहीं तो कल उसको सऊदी अरब से लाया जाएगा, गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। देवर की गिरफ्तारी की कोशिश पुलिस कर रही है। लेकिन इस घटना ने वाकई लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि रिश्ते कई बार कितना
कितने मतलब बदरंग हो जाते हैं और उसका ट्विस्ट एंड टर्न इतना बुरा होता है कि इंसान को लगता है कि वो किस पर भरोसा करे और किस पर ना करे। ये घटना कुछ वैसी ही है। आप लोगों की राय इस घटनाक्रम पर क्या है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जो स्टोरी मैंने कल आप लोगों को सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कत्ल का एक ऐसा मामला जिसमें मरने वाला आदमी खुद पुलिस की गिरफ्त में आ गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी जिसकी हत्या हो गई हो, अगर उसे पुलिस पकड़ ले, तो ऐसा किस सूरत में हो सकता है? अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो क्राइम तक में सुप्रतीम से सुनिए वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप उस स्टोरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। कुछ लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ। दामोदर पोखरेल, ये देवखुरी नेपाल से है, इन्होंने हार्दिक धन्यवाद सर लिखा है। प्राची शाह ने कमेंट किया है, वेलकम बैक सर लिखा है। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टोरी, गुड आफ्टरनून सुप्रतीम भाई साहब, इन्होंने लिखा है। MS समथिंग है आईडी, तो नाम उनका डिस्प्ले नहीं हो रहा है। लाइफ विथ शीमा ने भी कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है कि रोज़ आया करें और इस तरह से गायब ना हो जाया करें। थैंक यू शीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनु मंडल ने कमेंट किया है, इन्होंने लिखा था कि आपका वेट कर रही थी, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम सर। विक्रम कश्यप का कमेंट है। मनिंदर कौर बावा ने कमेंट किया है, गुड टू सी यू बैक भाई, मैसेज सेंड कर दिया आप करो, आपके न आने का, रोज़ आपका वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन देखिए, कल को अगर इस तरह का कोई मैकेनिज़्म हम क्राइम तक पे बना सके, जब मैं गैर हाजिर रहूं तो कोई मैसेज कन्वे कर पाऊं, तो वो मेरे हिसाब से बढ़िया होगा। मैं इस बात को महसूस करता हूं। हालांकि शम सर से मैंने रिक्वेस्ट की थी, जब वो छुट्टी से लौटे थे, मैंने उनसे कहा था कि सर एक बार अपनी स्टोरी में ये ज़रूर बता दीजिए कि सुप्रतीम जो है इन दिनों है तो ड्यूटी पर ही, लेकिन कुछ काम की अलग जिम्मेदारियों की वजह से वो क्राइम तक पर हाजिर नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने वो मैसेज दिया भी था, लेकिन हो सकता है कि आप सारे लोगों ने उनका वो मैसेज न सुना हो। ये बहुत ऑब्वियस है, कोई इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। एनीवे, मिस्ड यू अ लॉट सर, इन्होंने लिखा है। और जिन्होंने कमेंट किया है उनका नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जस्ट अ सजेशन कि प्लीज़ डोंट अवॉइड योर स्टोरी सेशन, यू आर बीइंग ग्रेटली मिस्ड। I know you must be very busy, but in future, even if you are busy, try to take at least 15-20 minutes from the busy schedule. देखिए, आपकी बात बहुत सही है, मैं भी इस बात को रियलाइज़ करता हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 15-20 मिनट्स ओनली। अगर मैं कोई स्टोरी लेकर आप लोगों के सामने आता हूँ, तो उस स्टोरी को रिसर्च करता हूँ, उसको पहले ढूंढता हूँ, पढ़ता हूँ, उसके बारे में जानकारी जुटाता हूँ, अपने रिपोर्टर्स से बातचीत करता हूँ, तब जाकर यहाँ पर आकर मैं वो 15-20 मिनट वाली स्टोरी सुनाता हूँ। तो ऑब्वियसली उसके पीछे एक लंबा वर्क होता है। तो एनीवे, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये तो जस्ट मैं, चूँकि आप लोगों से परिवार वाली बात है, तो मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बता रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा आगे से कि मैं मिस ना करूँ। विनोद बिरखानी ने कमेंट किया है, बहुत थैंक यू आपका। ओवरलोडेड का चालान काट दूंगा, उन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। राहुल पंडारम, इन्होंने लिखा है कि कंटिन्यू करें, ज़्यादातर लोगों ने यही लिखा है। सुमन पाटिल ने कमेंट किया है, वेरी ग्लैड टू हियर यू सर। रीना शर्मा ने थैंक यू सर जी लिखा है। शशांक का कमेंट है, आप भी छुट्टी पे चले जाओ, उन्होंने लिखा है। श्याम माली ने कमेंट किया है, नमस्कार सर जी, थैंक यू वेरी मच। आप भी छुट्टी पे चले जाओ। ये सुनकर जो है मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ गई। आप समझ सकते हैं कि आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया है। जाने अनजाने में छुट्टी किसे अच्छी नहीं लगती, मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन मिलती थोड़ी मुश्किल से है। भोरियानी यशस्वी समथिंग इस तरह से कमेंट है, सर आपके लिए शायद छोटा अल्प विराम होगा, पर मेरे लिए बहुत बड़ा विराम लगा। थैंक यू वेरी मच भाई, मैं समझ सकता हूँ ये आप लोग जो मुझे चाहते हैं और इतना मतलब मेरी परवाह या फिक्र करते हैं, ये कमेंट्स उन बातों का सबूत है। SP बंडुआ जी ने कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। उन्होंने थोड़ा सा वो सरकास्टिक हो गए हैं, व्यंगात्मक तरीके से उन्होंने कहा है कि धन्य भाग हमारे जो आप हमारे सामने पधारे। एनीवे, बीट एंड मंच समथिंग ऐसा है, थैंक यू, थैंक गॉड यू आर बैक, ऐसा लोगों ने लिखा है। संगमित्रा घोष ने भी कमेंट किया है, आपने बताया नहीं फ़ोन आते हैं तो क्या हम आपको फ़ोन कर सकते हैं, इतने लोग या कुछ ही लोग कर पाते हैं? देखिए, ऑब्वियसली संगमित्रा जी, कुछ ही लोग कर पाते हैं, सारे लोगों के पास तो मेरा फ़ोन नहीं है। और सच तो ये है कि अगर सारे लोगों के पास फ़ोन हो जाए तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि इतने सारे लोग कॉल करेंगे तो कैसे मैं मतलब फ़ोन ही उठाता रह जाऊँगा फिर। तो खैर, यहाँ पर कमेंट करते हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जो है वो रडार से बाहर चला गया हूँ। फिर मेरा ईमेल आईडी भी है, जैसे crimetak@aajtak.com पर जब आप मेल करते हैं तो वो मेल मुझे भी मिलता है। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब ने कमेंट किया है। मेहताब अली दृषि साहब का कमेंट है। प्रियांशु गुज्जर बॉय ने कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका क्राइम तक कहानी पर। बस शम सर
काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। एनीवे बिल्कुल सही बात है आपका। झूठी कहानी सुना रहे हो, प्रियांशु गुज्जर बॉय ने ऐसा लिखा है। पता नहीं इनके पास वो कौन सा मेजरिंग स्टिक है या टूल है जिससे उनको मेरी ये पता चल गया कि मैंने जो कहानी उनको सुनाई वो झूठी है। तो एनीवे बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे भाई। आप चाहे झूठी कहें या सही कहें, लेकिन आप आए, आपने वक्त निकाला, कमेंट किया, बहुत धन्यवाद आपका। जयेश आचार्य ने भी कमेंट किया है, रिजवाना परवीन जी ने भी कमेंट किया है, बहुत सारे और लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन इतने सारे कमेंट्स एक दिन में नहीं पढ़ सकता। इस सिलसिले को प्लीज़ बरकरार रखिएगा, मैं आता रहूँगा, कमेंट्स पढ़ता रहूँगा, आप लोगों से बातचीत होती रहेगी और कहानियाँ भी सुनाता रहूँगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।